हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग वाइन। तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इंग्लिश के लॉन्ग चैप्टर्स याद करने में आप लोगों को लग रहा है बोरिंग। सो डोंट वरी, मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th इंग्लिश के सारे चैप्टर्स की शॉर्ट, इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड समरीज। सिर्फ 8 या 10 मिनट में हम हर एक एक चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन जैसा भी एक हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स मेक इंग्लिश मोर सुपर इजी। तो हम शुरू करते हैं अब। आज का जो हमारा जो किताब है उसका नाम है फ्लेमिंगो, जिसका पहला चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन। तो मोस्टली हम अभी खाली समरीज डिस्कस करेंगे कि इस पार्ट में होता क्या है। मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में चली जाएं, और एग्ज़ाम में अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यकीन मानिए खाली तो उसको नहीं छोड़ के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन में मेनली दो कैरेक्टर हैं, एक पहला है एम हेमल और दूसरा है फ्रांस। फ्रांस एक बच्चा है और एम हेमल उसके टीचर हैं। तो आज का ये जो दिन है उसमें एम हेमल जो है, उन्होंने कहा है कि मैं बच्चों का टेस्ट लूँगा। जो टेस्ट लेने का टॉपिक है वो है पार्टिसिपल्स में। तो आज के दिन फ्रांस को जो है स्कूल जाने में लेट होता है। तो ही फियर एज अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर। वो ये उसको डर लगता है कि आज तो मुझे लेट हो गया स्कूल जाने में, तो मेरे जो टीचर हैं वो मुझे आज डांटेंगे। एम हेमल, जिनका नाम है एम हेमल, ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स। उसने जो टॉपिक्स है उसने उस टॉपिक्स का रिवीजन भी नहीं किया है, तो उसे डर भी लग रहा है कि आज तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, मेरा आज टेस्ट है और जब मैं स्कूल में जाऊंगा तो एम हेमल मुझे आज डांटेंगे। देयर वॉज अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। जब वो स्कूल को जाता है तो रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड मतलब एक ऐसा बोर्ड जो आपके स्कूल में भी होता है, एक नोटिस बोर्ड जैसा, जिसमें आप खबरें छापते हैं। तो वहाँ पर को जब वो जाता है, वहाँ पर को बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वो अचंभा होता है कि आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि लगभग 2 सालों से उसमें उस नोटिस बुलेटिन बोर्ड में से बुरी ही बुरी खबरें छपती है। यूजुअली द पीपल रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज़ फ्रॉम देयर। आम तौर पर जो लोग होते हैं वो सारी की सारी जो खबरें हैं वो उसी बुलेटिन बोर्ड्स के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। When he reached his school, he found it unusually quiet. दरअसल जब वो बच्चा नॉर्मल फ्रांस जब और दिन स्कूल जाता है तो देखता है कि खूब चहल पहल होती है, बच्चे यहाँ वहाँ भागते हैं। लेकिन जिस दिन वो स्कूल जा गया उस दिन उसने देखा कि यहाँ तो आज काफ़ी अजीब जैसा माहौल है। यहाँ तो बिल्कुल शांत है पूरा। द यूजुअल हसल एंड बसल वॉज नॉट देयर। कि भाई हल्ला गुल्ला भागा दौड़ी, बच्चे इधर उधर नहीं भाग रहे हैं जैसे डेस्क से पटकने की आवाज़ें आती थी नॉर्मल डेज में, और उस दिन नहीं आई। ही वेंट इन साइड द क्लासरूम बिफोर एवरीबडी, ही वॉज फ्राइटेंड। वो क्लास के अंदर गया ऐसे घबरा के कि अब शायद मुझे डांट पड़ेगी। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन उस दिन वहाँ जब वो क्लास के अंदर गया तो उस दिन उससे कुछ भी नहीं कहा गया एम हेमल द्वारा। एम हेमल वेरी काइंडली आस्क हिम टू गो टू हिज प्लेस क्विकली। एम हेमल ने कहा आप आइए, आप अपनी सीट पे जाके बैठिए। फ्रांस बहुत सरप्राइज्ड। अरे फ्रांस बच्चा जो इसको डर था एम हेमल का, जिनको पसंद भी नहीं करता था, उसे पूरा यकीन था कि आज एम हेमल तो मुझे डांटेंगे ही डांटेंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने उसे डांटा नहीं। फ्रांस वॉज सरप्राइज्ड टू सी मैनी विलेज एल्डर्स सिटिंग ऑन डेस्क एट द बैक। उस दिन जो ग्रामीणी लोग थे वो भी उस दिन स्कूल आए थे, और उस दिन वो लास्ट बेंच में पीछे बैठे थे। एट लास्ट एम हेमल ब्रोक अ शॉकिंग न्यूज़ टू हिज स्टूडेंट। और जब एम हेमल ने उनको उस दिन एक शॉकिंग न्यूज़ दी, वो खबर क्या थी आप ज़रा सुनिए। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। कि बर्लिन से एक आदेश आया है। दरअसल ये जो कहानी है ये उस टाइम की कहानी है जब फ्रांस और पर्सिया का युद्ध चल रहा था, और बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि अल्सास में एक हो गया है एल्सास और जो दूसरा हो गया लॉरेंस। तो एल्सास और लॉरेंस के जो ये जो ज़िले हैं फ्रांस के, इनमें जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जबकि बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये स्टोरी तब की है। तो जब वो एम एम एल ने कहा कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि सारे के सारे स्कूलों में जो एल्सास और लॉरेन के हैं वहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और जो आपके जर्मन के टीचर हैं, आपको जो जर्मन पढ़ाने वाले हैं, जो शिक्षक हैं, वो कल आएंगे। एम हेमल announces that he would leave that school for good the next day। तो उन्होंने कहा कि अब वो ये स्कूल को छोड़ के चले जाएंगे अगले दिन ही, क्योंकि अगले दिन उनको जो जर्मन पढ़ाने वाले टीचर हैं वो टीचर वहाँ आएंगे। ही वॉज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। तो आज वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं, वो फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो आज यह उनकी अंतिम क्लास है जिसमें वो फ्रेंच भाषा का उपयोग कर रहे हैं अपनी कक्षा में। एम हेमल वॉज अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। और दिन वो डांटते थे बच्चों को,
फ्रांस डरता था। तो लेकिन आज वो उन पे ऐसा लगा, फ्रांस जो नरेटर है वो बता रहा है कि आज उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ही डिडंट यूज हिज रूलर, वो आज अपनी छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वेन फ्रांस गॉट मिक्स अप एंड कन्फ्यूज, जब फ्रांस जैसे आमतौर पर उन्हें जब बात हाथ करता था, कन्फ्यूजन यूज करता था, तो ऐसा, तो आज उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। आज वो अपनी छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आमतौर पर जैसे कि वो करते थे। एम हेमल रेगलेटेड दैट द पीपल ऑफ एल्सेज वर क्वाइट इंडिफरेंट, एम हेमल को काफ़ी पछतावा हुआ कि जो एल्सास के लोग हैं वे रेगलेट कर रहे हैं, वे अपनी मदर टंग को छोड़ रहे हैं, जो अब वो किसमें सीखेंगे वैसे भी, जर्मन में। एम हेमल रेगलेटेड दैट द पीपल ऑफ अल्सास वर क्वाइट इंडिफरेंट टू द लर्निंग ऑफ देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को बोलेंगे नहीं, अब वो छोड़ रहे हैं उसको। ही कॉल्ड अपॉन हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेज एल्डर्स टू गार्ड फ्रेंच अमंग देमसेल्व्स एंड नेवर टू फॉरगेट इट, वो ये कहते हैं उन ग्रामीणों से और अपने बच्चों से कि जो फ्रेंच है इसको कभी भी छोड़ना मत। हम कभी भी अपनी मातृभाषा क्या छोड़ सकते हैं? नहीं। एम हेमल ने भी वैसे ही कहा क्लास के उस दिन। ही कॉल्ड अपॉन हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेज एल्डर्स, जो बड़े थे, टू गार्ड, की सुरक्षा करे, फ्रेंच अमंग देमसेल्व्स एंड नेवर टू फॉरगेट इट, और उसे कभी भी ना भूले। ही डिक्लेयर दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वह यह बताते हैं कि जो फ्रेंच है वह वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक है, सबसे खूबसूरत भाषा है। एम हेमल वॉन्टेड टू स्पीक बट कुडंट, इमोशंस चोक्ड हिम, वो जब ये जो लाइन है, ये लाइन बता रही है हमें कि कैसा पैट्रियोटिज्म है, कैसी देशभक्ति है ना, कि वो बता रहे हैं कि वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। जब वो ये सब बात कर रहे थे तो नीचे से जर्मन जो गार्ड्स थे, जर्मन जो आर्मी थे, उनका जो वो था ट्रूप था, वो जा रहा था बिल्कुल ट्रम्पेट करते हुए बाजाओं के संग, तो वो बोलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनके इमोशंस ने उन्हें रोक दिया, वो बोल ही नहीं पा रहे थे, काफ़ी कोशिश कर रहे थे। हेतु का पीस ऑफ चौक, वो प्रयास कर रहे थे, इमोशन थे, भाव में पूरे बह गए थे वो, कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ शब्दों को रोका और एक चौक उठाई और सीधा ब्लैक बोर्ड की ओर गए और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, लॉन्ग लिव फ्रांस, लाइवला फ्रांस, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। देन ही मेड अ गेस्चर विथ हिज हैंड आस्किंग देम टू गो आउट, और उसके बाद उन्होंने अपना हाथ उठाया और बोला कि लेक्चर अभी ख़त्म हो चुका है, द स्कूल वॉज डिसमिस्ड, और आपकी छुट्टी हो गई है। तो ये जो चैप्टर है, लास्ट लेसन, ये बताता है हमें कि किस तरह बर्लिन का ऑर्डर आया था कि फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सास और लॉरिन, में फ्रेंच पढ़ाना बंद हो जाएगा और जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये उस कंटेंट में लिखी गई ये जो स्टोरी है, इसका नाम है द लास्ट लेसन। अब अगर हम अभी तक डिस्कस करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या देखा, तो मुझे लगता है कि आपने इन सब 5 सवालों का जवाब आप मुझे देने में सक्षम रहेंगे कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, कि उस दिन उसका टेस्ट किस बारे में था। आपने ये भी देखा कि पार्टिसिपल्स में था उसका टेस्ट। और सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से अगला सवाल कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे तो अगर ये है कि और इस पर क्या देख सकते हैं, what was France expected to be prepared with for school that day, why was he is in great dread of scolding, कि वो फ्रांस उस दिन क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, उसे क्या तैयारी करनी थी और वो किस बात का उसे भय था अपने अंदर। तो इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसमें लिख दोगे। और तो इसमें कुछ है नहीं कि आप ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल द लास्ट लेसन, ये आप बता देंगे कि वो किस टाइप के टीचर थे। वो एक हार्ड टास्क मास्टर थे, लेकिन जिस दिन उनका लास्ट दिन था उनके व्यवहार में पूरा परिवर्तन पाया गया। तो ये सारी समरी, ये अगर इस क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन, इस टॉपिक, इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको अटेम्प्ट जरूर करके आना, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग जो समरी है, इसमें देखेंगे, इसमें 2 कैरेक्टर हैं। ये लिखी गई है एनीस जंग द्वारा, जिसमें 2 कैरेक्टर हैं, जिसमें एक का नाम है मुकेश और दूसरे का नाम है साहिब आलम, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्ट समरी है वो है कि द नरेटर एनकाउंटर्स साहिब एवरी मॉर्निंग,
जो इसमें नरेटर है जिनका नाम है एनीस जंग, एनीस जंग अपनी उसमें लिखती है कि इसमें ये दो दो इसमें दो स्टोरियां हैं द लॉस्ट स्प्रिंग में। तो एक में पहले वो बात करती है साहिब आलम के बारे में। द नरेटर एनकाउंटर्स साहिब एवरी मॉर्निंग, वो हर रोज उसे देखती है। ही इज़ अ रैक पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। वह एक रैक पिकर है। रैक पिकर का मतलब होता है जो कूड़ा बीनने वाला होता है, उसे रैक पिकर बोलते हैं, और जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली के बॉर्डर में सीमापुरी नामक जगहों में। हिज पेरेंट्स कम फ्रॉम बांग्लादेश, और उसके जो पेरेंट्स हैं वह जो उसके पेरेंट्स हैं साहिब आलम के, वो कहाँ से हैं आए हैं, वो बांग्लादेश से आए हैं। ही सर्चेज फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, जो साहिब आलम है वह कूड़े में देखता है, वह उसमें देखता है गार्बेज की डम्प्स में क्या, सोने को तलाशता है कि क्या बताओ उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि उसे सोना मिल जाए। ही हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गया। नॉर डज ही हैव अ पेयर ऑफ शूज, और ना ही उसके पास कभी पहनने के लिए एक जोड़ी जूते थे। नंगे पाँव ही था, रैक पिकर था, दिल्ली के बॉर्डरों में रहता था, तो कहाँ से पाँव में कैसे पहनता बेचारा। ही हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल। हिज एक्चुअल नेम इज साहिब ए आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अमर नाम है तो क्या कभी मरेगा नहीं। तो साहिब आलम, जो साहिब आलम का जो मतलब है वो उसका मतलब होता है ब्रह्मांड का राजा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट ही डजन अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, लेकिन जो साहिब आलम है, बच्चा है, उसे मालूम ही नहीं था कि मेरे नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ एन आर्मी ऑफ बेयरफुट यंग रैक पिकर्स। इसमें जो एनी जंग है वो बेयरफुट आर्मी कहती है उन बच्चों को, आर्मी मतलब उन बच्चों के समूह को जो नंगे पाँव यहाँ से वहाँ भागते हैं ना, तो वो जो रैक पिकर्स बाकी भी वहाँ रहते थे, तो उनको भी वो संबोधित करती है। तो वो कहती है कि ही रोम्स स्ट्रीट विद एन आर्मी ऑफ बेयरफुट यंग रैक पिकर्स, दे अपीयर इन मॉर्निंग एंड डिसअपीयर एट नून। वो सुबह उसको, उस लेखिका को दिखते, जो नरेटर है उसको दिखते हैं, और दिन में वो गायब हो जाते हैं, मतलब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। यहाँ पर उसका तात्पर्य ये है। द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स टिन एंड टारपुलिन। तो जो रैक पिकर्स हैं, जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं सीमापुरी के, वे मिट्टी वाले बिल्कुल झोपड़ियों में जैसे रहते हैं वहाँ पर को। तो देयर इज नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर इन देयर कॉलोनी। वहाँ कुछ भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये तो हम समझते हैं कि कैसे हालातों में ये लोग रहते हैं सीमापुरी विलेज में। जो साहिब आलम है वो भी एक बच्चा है, और वो भी कैसे रह रहा है। तो नरेटर बता रही है कि उसको कैसे, उसकी उनके पास जूते नहीं है, खाना भी उन्हें कभी तीन टाइम का नहीं मिलता है। कूड़े में ढूंढते हैं वो गोल्ड को, एक उस उम्मीद को, गोल्ड मतलब एक उस उम्मीद को कि जैसे उन्हें कुछ पैसे मिल जाए। ये हम शॉर्ट समरीज पढ़ रहे हैं, इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन लॉन्ग में तो हमारे पास अभी इतना समय नहीं है, तो हम छोटे हम हर चैप्टर को मोटा मोटा देख लेंगे। These 10,000 रैक पिकर्स डोंट हैव एनी आइडेंटिटी। जैसे हमारे पास हमारा आधार कार्ड होता है, लेकिन वो सीमापुरी के जो रैक पिकर्स थे 10,000 से ज़्यादा, उनके पास उनकी अपनी कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी। दे डू नॉट हैव देयर राशन कार्ड्स टू वोट एंड बाई ग्रेन, और उनके पास उनका राशन कार्ड भी नहीं था, ठीक है ना, कि जिससे अपना अनाज भी वो खरीद सकें। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। अगर आपको सीमापुरी में रहना है, तो आपको अगर सर्वाइव करना है, तो सर्वाइविंग का मतलब ही वहाँ क्या है, रैक पिकिंग। अगर आप रैक पिकिंग करोगे तभी आप सर्वाइव करोगे, विदाउट रैक पिकिंग आप सर्वाइव नहीं करोगे। साहिब फाइंड से समटाइम्स और रुपी, कभी कभार साहिब को पैसा मिल जाता है, खोज लेता है उस कूड़ेदान में। इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभार 10 रुपये का नोट भी। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और हमेशा ये उम्मीद बनी रहती है साहिब को उसकी, मुझे कभी ज़्यादा अमाउंट भी मिल जाएगा। गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन, फॉर द एल्डर्स इट्स मीन्स फॉर सर्वाइवल। ठीक है, एल्डर्स के लिए इसका मतलब हुआ, कूड़े ढूंढने का मतलब हुआ कि सर्वाइवल। नाउ साहिब वर्क इन अ टी स्टॉल गेटिंग 800 रुपीज़ एंड ऑल मील। अब जो साहिब है, जब ये स्टोरी आगे चले जाती है, तो जब नरेटर उसे देखती है, तो वह एक चाय की टपरी पे कार्य करता है, जिसे उसे 800 रुपये वो वहाँ कमाता है, और उसे 3 टाइम का मतलब उसे मील भी, भोजन भी वहाँ मिलता है उस चाय की दुकान में। ही कैरीज अ कनिस्टर विच इज़ हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। अब वह साहिब आलम एक कनिस्टर लेके जा रहा है अपने कंधे पे, जो उस कूड़ा उठाने वाली थैली से भी ज़्यादा भारी है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब जब साहिब पहले रैक पिकिंग करता था, तब तो वो अपनी मनमर्जी का मालिक था, सुबह आते थे दिन में चले जाते थे। लेकिन अब साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स,
तो अब वह जो नरेटर है वो कह रही है कि वो अपनी अब मन मर्जी का मालिक नहीं है, कि साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि अब वो यहाँ आता है, कार्य करता है, कनिस्टर उठाता है, जो कनिस्टर उससे भी भारी है, जितना जो वो गार्बेज का बैग था उससे भी ज़्यादा भारी। तो ये एक स्टोरी है कि जिसमें साहेब लास्ट में एक चाय की दुकान में कार्य करता है, 800 रुपये कमाता है। पहले वो अपनी मनमर्जी का मालिक था, लेकिन अब वो अपनी मनमर्जी का मालिक नहीं है, क्योंकि अब वो एक चाय की दुकान में कार्य करता है। तो ये थी एक स्टोरी इसकी, लॉस्ट स्प्रिंग। अब इसकी जो इस चैप्टर की जो दूसरी स्टोरी है उसमें जो कैरेक्टर है वो है मुकेश। तो अब देखते हैं मुकेश क्या है। एक्चुअली में मुकेश जो है एक लड़का है जो फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाई जाती है, बैंगल्स मेकिंग होती है वहाँ। तो मुकेश मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर एंड वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश एक बड़ा होके मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसका सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। मुकेश लिव्स इन अ डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद के एक डस्टी स्ट्रीट में रहता है, जगहों में रहता है, फिरोजाबाद में धूल धक्कड़ वाले इलाकों में रहता है। लाइक हिज फैमिली एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। हम ये जानते हैं कि जो चूड़ियाँ बनती हैं वो फिरोजाबाद में ही बनती है ना। फिरोजाबाद फेमस है फॉर बैंगल्स मेकिंग के लिए। अब जहाँ चूड़ियाँ बनती है वहाँ देखिए, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। कभी किसी का जो कण है, कांच का टुकड़ा है, किसी की आंख में घुस जाता है तो उसकी आंखें खराब हो जाती है। तो जो मुकेश है, मुकेश की फैमिली भी बाकी फैमिलियों की तरह फिरोजाबाद में रहती है और बैंगल मेकिंग का कार्य करती है। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इलीगली इन द ग्लास फर्नेसेस। वो फैक्ट्री में उस जगहों पे, वहाँ पर जहाँ कार्य होता है वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा बच्चे इलीगली कार्य करते हैं। इलीगली मतलब माइनर बच्चे, ठीक है, 14 साल से नीचे बच्चे जहाँ कार्य करते हैं, लेकिन पेट पालने के लिए तो दे लिव इन होल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। पुअर बैंगल्स मेकर नो नथिंग एक्सेप्ट मेकिंग बैंगल्स। उनको बेचारों का एक ही काम है, बस चूड़ियाँ बनाना, चूड़ियाँ बनाना और चूड़ियाँ बनाना। मुकेश एंड हिज फैमिली कैन नॉट चेंज देयर ट्रेड। मुकेश और उसका परिवार अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता था। ऑल काइंड्स एंड कलर्स ऑफ बैंगल्स आर मेड इन फिरोजाबाद। सभी तरह की रंग बिरंगी चूड़ियाँ फिरोजाबाद में बनती थी। मोस्टली द बैंगल मेकर्स एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट। बहुत सारे चूड़ी बनाने वाले अब वयस्क होने तक, बड़े एडल्ट होने तक अपनी आई साइट को लूज कर देते थे, अपनी देखने की क्षमता को खो देते थे। यंग मैन हैव नो इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। दे कैन नॉट ड्रीम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कोऑपरेटिव। There are two worlds. The one is the world of Bengal makers caught in the web of poverty, and the other world is of the moneylenders, middlemen and policemen who exploit and torment them. तो वहाँ एक्चुअली में दो टाइप की फैमिली रहने वाली थी, दो टाइप के लोग रहने वाले थे। एक वो जो बैंगल्स मेकिंग करते हैं और दूसरे वो जो 20 के लोग हैं जो पैसे कमाते हैं और उनको उसकी वैल्यू भी नहीं देते हैं। फिरोजाबाद के लोगों को जो बैंगल्स मेकिंग है उतनी वर्थ नहीं देते हैं। मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ कार ड्राइवर, ही वॉन्ट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर। तो मुकेश ये चाहता है कि वह अपनी मर्जी का मालिक खुद बने। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वह एक कार ड्राइव करना चाहता है, और ही वॉन्ट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर। तो वो अपनी मर्जी का खुद मालिक बनना चाहता है। यहाँ हमने दो स्टोरीज पढ़ी, एक है मुकेश की, एक है साहिब आलम की। तो एक जो था रैक पिकर था साहिब आलम, दूसरा जो था बैंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, मुकेश ने 30 स्टॉल पे बाद में कार्य किया और 800 रुपये महीने का कमाया। और ठीक दूसरी ओर जो मुकेश है, मुकेश बैंक उसमें कार्य करता था ये चूड़ी बनाने वाले में, और वो चाहता था कि वो मोटर मैकेनिक, बड़े होकर मोटर मैकेनिक बने और वो अपनी मर्जी का मालिक खुद बने। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने अभी तक जितना डिस्कशन किया, हमने क्या इसमें से हम ये क्वेश्चन को सक्षम हो सके कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद क्यों फेमस है? बैंगल्स मेकिंग। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, कि साहेब वो उस कूड़े के ढेर में क्या चीज़ ढूंढता था। वेयर इज ही एंड वेयर ही कम फ्रॉम, क्यों और वो कहाँ से आया था। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, की मुझे नुकसान बताइए जब आप चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री में कार्य करते हैं। आई साइट का वीक होना, एडल्ट होने तक आई साइट खो देना। साहिब आलम का मतलब क्या है उसके नाम का। तो ये मोटी मोटी हमने समरी 2 चैप्टर्स की देखी। तो चलिए चलते हैं अब तीसरे चैप्टर की ओर। एग्ज़ाम में
भले ही पहला चैप्टर द लास्ट लेसन और दूसरा चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग, अगर इससे संबंधित ये क्वेश्चन आएगा जो अभी तक हमने डिस्कस करा है तो आप जरूर लिख के आना, इसमें अटेम्प्ट करके आना, ब्लैंक क्वेश्चन मत छोड़ के आना, लिख के आ जाना, कुछ भी लिख के आ जाना इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम तीसरा देखते हैं विलियम डगलस का, बिल्कुल डीप वाटर की कैसे विलियम डगलस ने अपने डर पर जीत पाई। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। विलियम डगलस का जो चैप्टर है आपका द डीप वाटर, आपको आराम से आप बस इसकी स्टोरी सुनिए। हमने जैसे कहा था कि 8-8 9 मिनट में हम एक एक चैप्टर को निपटा देंगे, तो वैसे हमारे अभी तक 20 मिनट हो गए हमें और हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें 1.25 या 1.5x में इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपकी बहुत मदद करेगी ये वीडियो। जो डीप वाटर है इसमें हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के। विलियम डगलस वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, विलियम डगलस जो है वो 10 और 11 साल का एक बालक है अभी, जो स्विमिंग सीखना चाहता है, स्विमिंग करना चाहता है। द YMCA पूल वॉज सेफ फॉर स्विमिंग, और एक पूल है YMCA पूल कहते हैं, वो तैरने के लिए काफ़ी क्या है, काफ़ी सेफ है। इट वॉज ओनली 2 to 3 feet deep at the shallow end and 9 feet from deep end। ठीक है, 2 से 3 फीट ऐसा है, 9 फीट गहरा है। द नरेटर हैड एन aversion to going in water. It started when he was 3 or 4 years old. He stood up with his father in the surface when the waves swept over him. He was buried in water। तो वो बता रहा है कि कैसे वो अपने पिताजी के संग गया था, और जब वो बता रहा है कि वो पानी में कैसे अपने पिताजी के संग गया था जब वो 3 से 4 साल का था। जब वो 3 से 4 साल का था और पानी की जब वो खड़ा हुआ था, पानी की लहर आई और उसने उसे डुबा दिया, उस बच्चे को मतलब ऐसे डुबा दिया। ही डेवलप्ड अ फियर फ्रॉम अ ह्यूज वेव्स, और तब से उस जो विलियम डगलस है उसको बड़ी बड़ी लहरों से, पानी की बड़ी बड़ी लहरों से काफ़ी डर लगता था, वो पानी में जाने से डरता था। ही वेंटेड टू द YMCA पूल बट फियर्ड गोइंग इनटू द पूल अलोन। है ना, वो जाना तो चाहता था लेकिन अकेले नहीं जाना चाहता था YMCA पूल में। अ बिग बुली ऑफ बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ स्विमिंग पूल। जब वो वहाँ गया तो एक बड़े से बिल्कुल हट्टे कट्टे मोटे बिल्कुल लड़के ने उसको उठाया और पूल में फेंक दिया। ही वॉज फैटेंड एंड फाउंड हिमसेल्फ एट द बॉटम, और वो घबरा के उसने अपने आप को नीचे पाया, अरे पुल के इतने नीचे। हाउ ही ग्रू पैनिकली, और उसे घबराहट हो गई। ही वॉज सफोकेटिंग, सफोकेशन होने लगा उसे। ही ट्राइड टू क्राई बट नो साउंड केम आउट, वो कोशिश कर रहा था चिल्लाने की लेकिन पानी के अंदर से आवाज़ बाहर कहाँ आती है फिर। ही हैड लॉस्ट हिज ब्रेथ एंड वेंट डाउन एंडलेसली, और उसकी सांसें वहाँ पर को रुकी और वो धीरे धीरे नीचे को जाने लगा। ही वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, पैरालाइज, ना हाथ चले ना उसके पाँव चले। ओनली हिज हार्ट वॉज पाउंडिंग, बस उसका दिल ही धक धक कर रहा था। ही जम्प्ड विद ऑल हिज फोर्स बट हिज आर्म वुड नॉट मूव। जब वो नीचे पहुंचा उसने अपने पाँव से जोर से ऐसे पुशअप किया लेकिन ऊपर को उसके हाथ नहीं गए। ही क्राइड फॉर हेल्प बट नथिंग हैपेंड, वो मदद मांगने के लिए बोलते गया, पुकारते गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। देन ऑल एफर्ट्स एंडेड, सारे के सारे उसके जितने एफर्ट्स थे वो शून्य हो गए। ही फेल्ट ड्राउजी, और वो ऐसे बेहोश जैसा होने लगा। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और वो ऐसे मतलब बेहोशी की अवस्था में चले गया। ठीक है ना विलियम डगलस, यहाँ तक स्टोरी समझ में आई है। when he came to sense, जब वो अपने सेंस में आया, he was lying on his stomach beside the pool, कि वो अब जब वो होश में आया तो उसने देखा वो तो उल्टा लेटा पड़ा है पूल में। ही वॉज वॉमिटिंग, और उसने वहाँ से ऐसे उल्टी वगैरह की, पानी आनी अंदर का निकाला। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर ग्रिप्ड हिज हार्ट, ही फियर्ड वाटर। भाई तब से विलियम डगलस के मन में पानी को देखकर एक डर बैठ गया और उसने कह दिया कि भैया अब मैं पानी में नहीं जाऊँगा। फाइनली ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड डिसाइडेड टू लर्न स्विम। अब आज के टाइम पे क्या हो गया आज विलियम डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर खोजा अपने लिए, और जो उसको सिखाएगा कि हाउ टू स्विम। तो द इंस्ट्रक्टर अटैच्ड अ रोप टू द नरेटर्स बेल्ट। नरेटर्स मतलब विलियम डगलस ने की कमर पे बेल्ट बांधी, ठीक है ना, इंस्ट्रक्टर ने।
द रोप वेंट थ्रू द पुली, ठीक है, और रोप को पुली पर डाल दिया। ही हेल्ड ऑन द टॉप ऑफ द रोप एंड इट वेंट बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन इन द पूल, ठीक है, उसे सिखा रहे थे। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, कि इंस्ट्रक्टर उसे बता रहा था कि कैसे अपना फेस को पानी के अंदर डालें और कैसे एक्सहेल करे ऐसे करके। ही ऑल्सो टॉट हिम टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, की और कैसे ऊपर को आके पानी से ऊपर आके इनहेल करें। फाइनली ही बिकम अ कंप्लीट स्विमर, तो जब उसे एक इंस्ट्रक्टर मिला और उसने सिखाया विलियम डगलस को, और अब विलियम डगलस को क्या है, तैरना सीख गया था। बट ही स्टिल फियर्ड व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, लेकिन वो आज भी डरता है, आज भी वो घबराता है पूल में जाने से। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी वो संतुष्ट नहीं है, उसे डर लगता है भले ही आज उसको तैरना कितना भी अच्छे से आ गया है। वंस ही डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट टाइगर्स आइलैंड एंड swam 2 miles across the lake, finally he was able to conquer his fear of water. Once he dived off a dock and Tigers Island and swam 2 miles across the lake. जब उसने देखा कि लास्ट में इंस्ट्रक्टर ने उसे एक रियल स्विमर तो बना दिया, बट ही स्टिल फेयर टू बी अलोन इन द पूल। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ एट अ डॉक ऑफ ट्रिगर्स आइलैंड। वह एक टापू है ट्रिगर्स टापू, वहाँ एक डॉक से उसने ऊपर को गया और वहाँ से नीचे को छलांग मार दी। वह 2 मील झील को आर पार बिल्कुल 2 मील तक, वन माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर ना, 2 मील तक तैरते रहा हो। और उसके बाद उसने तैरते रहा स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे आर पार, वहाँ से वहाँ तक 2 मील तक उसने तैरते रहा और लास्ट में अपने डर पे उसने काबू पा लिया। तो यह एक अद्भुत अनुभव था विलियम डगलस के लिए, इसने उसके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी। ही कुड नेवर फॉरगेट इट, वह इसे कभी नहीं भूल सकता। इसका उसके लिए गहरा अर्थ था, उसने दोनों भावनाओं को अनुभव किया था, मरने की अनुभूति और वह भय जो डर पैदा कर सकता था, द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर कैन प्रोड्यूस। तो ये स्टोरी थी विलियम डगलस की कि कैसे उसने अपने आप को डर से बाहर निकाला इस डीप वाटर वाले चैप्टर में। तो इसमें हम जो क्वेश्चन है सीबीएसई से देख लेते हैं उसमें कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर, कि विलियम डगलस ने अपने कि उसने कैसे अपने डर पर काबू पाया। सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा भी है बहुत बार। तो हम सब जानते हैं कि जो विलियम डगलस है उसने अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर ट्रेंड, उसने अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर उसे मिला। जो इंस्ट्रक्टर था वह उसके पेट में रस्सी मारता था और वो जो रस्सी को पुली पे बांधता था और वो उसे बताता था कि किस तरह हम इनहेल करेंगे वाटर के ऊपर और एक्सहेल करेंगे पानी के नीचे। और उसके बाद भी फिर भी उसने तैरना तो सीख लिया, लेकिन उसका डर नहीं गया। जब वो लेकवर्थ झील पर गया, लेक वेंटवर्थ पर गया और ट्रिगर आइलैंड पर उसने डॉक से छलांग मार दी और 2 मील तक तैरा और उसके बाद इन सब तरीकों से उसने अपने डर पे काबू पा लिया। अब उसे पानी में जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। और अगला क्वेश्चन यह है कि क्या हुआ था जब विलियम डगलस 10 और 11 साल का था। तो YMCA पूल में गया वो अकेले, उसे उठा के धक्का दे दिया, वहाँ डुबा दिया। ये क्वेश्चन में इतना चीज़ें थी, ठीक है, कि कैसे स्विमर बना हो ये तो हमने आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप जो चैप्टर है आपका, इसमें हम मेन की पॉइंट इसका देखते हैं। वंस अपॉन रैट ट्रैप मतलब चूहा, ट्रैप मतलब जाला है ना, चूहे को पकड़ने वाला जो जाला होता है उसको बोलते हैं रैट ट्रैप। लेकिन रैट ट्रैप वाकई क्या सिर्फ एक चूहे का जाला ही है या क्या है, या इसमें ये स्टोरी हमें किसके बारे में बताती है। जो रैट ट्रैप सेलर है वो अपने आप को क्या देखता है, क्या पाता है, देखते हैं इसके मोटे मोटे कुछ की पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। एक बार एक व्यक्ति था जो ये रैट ट्रैप्स बेचता था। इट वॉज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, यह कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, कहता है। समटाइम्स ही हैड टू रिजॉर्ट टू बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू सर्वाइव। कभी कभार वो व्यक्ति जो रैट ट्रैप बेचता था, चूहेदानी बेचता था, वो कभी कभार चोरियाँ और छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता था ताकि अपना गुजारा कर सकें, सर्वाइव होने के लिए। हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, हिज चीक्स वर सखन, ही हैड hungry eyes. He considered that the whole world around him was nothing but a big rat
रेट ट्रैप। तो जो रेट ट्रैपर था वो ये कहता था, उसका ये मानना था कि ये सारी की सारी दुनिया जो है एक रेट ट्रैप है केवल। ऑल रिचेस एंड जॉयज आर जस्ट बेट्स। बेट्स मतलब सारा जो जो अमीरी है और जितने ये जॉयज हैं, जो भी सपने हैं आपके, जॉयज मतलब जिस वो कार्य जिससे आपको प्रसन्नता मिलती है, वो सारे के सारे चारे हैं बस। वन डे ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ अ कॉटेज टू टेक नाइट शेल्टर देयर। एक दिन वो जो रेड ट्रैपर था, जो बेचता था, तो वो गया एक कॉटेज में, उसने वहाँ का दरवाज़ा खोला और उसने कहा कि मुझे यहाँ रात्रि बितानी है। अ लोनली मैन ऑफर्ड हिम शेल्टर एंड सपर। एक वहाँ एक व्यक्ति रहता था, वो उसने उसे अपने वहाँ आने की परमिशन दे दी और खाना भी खिलाया और रहने के लिए आश्रय भी दिया। और उन्होंने मुझे मिजोली से एक गेम होता है ना, वो उन्होंने खेला वहाँ, ठीक हो गया। द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। और जो 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 बुजुर्ग व्यक्ति था, जो वृद्ध व्यक्ति था, वो खड़ा हुआ और अपनी खिड़की के वहाँ पर को गया। ही टुक डाउन अ लेदर पाउच हैंगिंग ऑन अ नेल एंड स्टफ्ड 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स ऑन इट। और उसने एक कपड़े पे अपने 10 क्रोनर जो पैसे कमाए थे उसने उसमें डाल दिए। दीवार में जो कोट टांगा था ना, उस पर ऐसे टांग दिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। अगले दिन सुबह को दो के दो सेम समय पर कॉटेज से लेफ्ट हो गए, कॉटेज से चले गए। बट द जो पेडलर है वो वापस आया आधे आधे घंटे बाद, क्योंकि कल उसने देखा था कि वो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने 10 क्रोनर, जो 10 क्रोनर थे, वो उस बैग में पोटली में वहाँ डाले हैं। तो वो जब वो दो के दो घर से तो चले गए, लेकिन आधे घंटे बाद पेडलर अकेले अकेले आ गया। ही वेंट टू द विंडो एंड स्मेल्ड द पेन। खिड़की के सामने किया और उसने ऐसे ऐसे पेन किया, स्मेल्ड किया उसे। ही टुक आउट 30 क्रोनर से फ्रॉम द पाउच। और उसने उस पाउच से 30 क्रोनर निकाले और वहाँ से वो भाग गया। ही टर्न ऑफ द रोड इन टू द फॉरेस्ट टू अवॉइड बींग नोटिस्ड। और वो कहाँ से गया, वो जंगलों से गया, फॉरेस्ट से गया ताकि कोई उसको देखे ना, कोई उसे पहचाने ना। ही वॉज ट्रैप्ड इन साइड द फॉरेस्ट। और अब वो जंगल के बीच में फंस गया। इट वॉज लेट इन दिसंबर। यह दिसंबर का महीना चल रहा था। डार्कनेस हैड ऑलरेडी स्प्रेड इट्स विंग ओवर द फॉरेस्ट। दिसंबर का महीना था, बिल्कुल घनघोर रात्रि जंगल को घेरे हुई थी, घनघोर रात्रि जंगल को घेरे हुई थी। मतलब यह कि रात बहुत हो गया था, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर कहाँ गए थे हम, कहाँ पहुँचे। फाइनली ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर टू दैट। अब वो थक गया भागते भागते। अब उसके बाद उन्हें ऐसे पेड़ के नीचे ऐसे बैठ गया, बिल्कुल ऐसे करके। ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ड द थम्पिंग साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल। और उसे अचानक जब ऐसे बैठा था तो उसे आवाज़ आने लगी, ठक ठक ठक, माना कि वो लोहे से आयरन रॉड को पीट रहा है किसी मिल में। ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। उसने अपनी सारी की सारी क्षमता लगाई, भाई भाग भाग के थक गया था। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू द मिल। और वो उसके बाद मिल में गया। ही एंटर्ड द फॉर्ज एंड स्टूड क्लोज टू द फर्नेस ऑफ टू वार्म हिमसेल्फ। अब दिसंबर था, जाड़ा लगने लगा और वहाँ फर्नेस या आग की जो भट्टी है वहाँ पर को गया, जहाँ पर वो आग जली थी, वहाँ उसने अपने आप को वार्म किया। द आयरन मास्टर केम ऑन हिज यूजुअल नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो उस मिल का जो आयरन मास्टर था वो यूजुअली आमतौर पर राउंड मारने के लिए आता था, वह उस दिन भी आया। ही वॉकड क्लोज टू द पेडलर। वह जो है पेडलर के पास में गया। ही आस्क, उसने उससे पूछा, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओल्फ, हाउ यू डू लुक। ही मिस्टूक हिम फॉर हिज ओल्ड कॉमरेड। उसने उससे बात की कि नील्स ओल्फ तुम कैसे हो। तो जो वो था घूमने वाला गार्ड था, उसको लगा कि मेरा कोई पुराना मित्र है, उसको वैसा वो लगा। द पेडलर हैड नेवर सीन द आयरन मास्टर। वो पेडलर ने कभी उस आयरन मास्टर को देखा ही नहीं। ही डिडेंट नो इवन हिज नेम। और ना ही वो उसका नाम जानता था। द पेडलर सेड नथिंग। उसने पेडलर मतलब जो ये चूहा दाली बेचने वाला, तो पेडलर ने बोला कुछ नहीं। ही होप्ड सम क्रोनर्स फ्रॉम द आयरन मास्टर। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड द पेडलर टू द मैनर्स हाउस। तो जो आयरन मास्टर था उसने उसको क्रोनर्स कब दिखाया, क्रोनर्स दिए, वो पैसे जो वो चुरा के लेके आया था उस बुजुर्ग के वहाँ से, जिसने उसे पनाह दी, जिसने उसे खाना खिलाया, जिसने उसके संग गेम भी खेला। तो जो आयरन मास्टर था वो उसे मैनर्स के हाउस में लेके गया, मालिक उनका। द पेडलर थॉट दैट ही वॉज थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू अ लायंस डेन, सो ही रिफ्यूज्ड टू गो। आफ्टर एन आवर द आयरन मास्टर डॉटर केम टू द फॉर्ज टू परसुएड हिम। सी वॉज एडला विलमैनसन। जब उसने उसको लगा कि जब आयरन मास्टर ने उससे कहा कि चलो हम मैनर्स हाउस में चलते हैं
अपने सांप के वहाँ मैं उनके उनके घर में लेके चलता हूँ। उसने कहा ना, अगर वहाँ में मुझे किसी ने देख लिया कि मैं 30 करोड़ चुरा के लेके आया हूँ तो मेरी तो वाट लग जाएगी। उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वहाँ उसकी बिटिया आ गई, किसकी, आयरन मास्टर की बेटी आ गई, जिसका नाम है एडला। सो सी वॉज सो काइंड, वो बहुत ही दयालु है, एंड फ्रेंडली, और बहुत उसका व्यवहार भी ये फ्रेंडली नेचर की है। दैट द पेडलर फेल्ट अ कॉन्फिडेंस इन हर। ठीक है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की ईव थी, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा था, 25 तारीख के दिन क्रिसमस डे होता है। द आयरन मास्टर थॉट दैट ही वॉज रिसीविंग हिज ओल्ड रेजिमेंटल कैप्टन। तो आयरन मास्टर ने को लगा कि उसने अपने ये क्या बोलते हैं, अब क्योंकि वो थोड़ी जानता था, आयरन मास्टर को थोड़ी पता था कि ये पेडलर है, ये पेडलरी चोर है और ये पेडलर है, ऐसे ऐसे कार्य करता है। उसको लगा कि उसका रेजिमेंटल कैप्टन उसे उसका पुराना रेजिमेंटल कैप्टन होगा। द पेडलर वॉज गिवन अ बात, उसने नहाया धोया, पहले उसने नहाया, उसके बाद आज सर्वेंट कट हिज हेयर, जो उसका नौकर था आयरन मास्टर का, उसने उसके बाल भी काटे, उसकी शेविंग भी करी। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ सूट दैट बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, और उसने वो वर्दी भी पहनी जो आयरन मास्टर पहनता था, उसने अपनी वर्दी उसको दी थी और उसने पहना। द आयरन मास्टर सॉ द पेडलर स्टैंडिंग बिफोर हिम इन ब्रॉड डे लाइट। देखा आयरन मास्टर ने कि जो ये पेडलर है मेरे बगल में खड़ा हुआ है। सून ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, और उसके बाद जल्द ही उस पेडलर को अपनी गलती का एहसास हो गया। ही कुड नॉट बी हिज ओल्ड एक्विंटेंस, ही वॉज जस्ट अ रैट ट्रैप पेडलर, ही बिकेम वेरी एंग्री। बाद में आयरन मास्टर को मालूम लग गया कि ये पेडलर है और ये उसका कोई पुराना मित्र नहीं है, पुराना साथी नहीं है, ये रैट ट्रैप बेचता है। और उस आयरन मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ये हम शॉर्ट स्टोरी समझ रहे हैं अभी। द पैडलर रिप्लाइड दैट ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी हिज एक्विंटेंस। तो पैडलर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने कभी भी आपका जो साथी है वो साथी बनने का कभी भी प्रयास नहीं किया। तो उसके बाद ये हुआ कि जब मालूम लगा आयरन मास्टर को कि ये पैडलर तो ये है, तो उसने कहा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसने बोला कि मैं यहाँ से सीधा चले जाना चाहता हूँ। लेकिन जो उसकी बेटी थी, आयरन मास्टर की जो बेटी है एडला, एडला ने अपने पिताजी से कहा कि नहीं, इसको अभी ऐसे आप मत भगाइए, आज क्रिसमस ईव है। वो काफ़ी, क्योंकि दयालु उसका नेचर जो था काफ़ी दयालु था। उसने बोला हमारे वहाँ आज यहीं रहेगा, और उसने वहाँ रुक के क्रिसमस फिश एंड क्रिसमस फिश खाई। और अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च में गए, तो वहाँ पर को उसने एक खबर सुनी। देयर दे हैड अ स्टार्टलिंग न्यूज़ कि एक ओल्ड जो क्रॉफ्टर है उसको लूटा गया है एक आदमी के द्वारा जो रेड ट्रैप्स बेचता था। तो दे रिटर्न होम, वहाँ से वो घर आ गए। द पैडलर मस्ट हैव रन अवे विद देयर मनी एंड सिल्वर। तो पैडलर के बाद जो पैसा था वहाँ उसको मनी और सिल्वर लेके वहाँ से भाग गया वो भी। The iron master asked the valet if the peddler was still there. He had heard at church that the man was a thief. The man had gone but not taken anything with him with them all. तो वहाँ पर कुछ आयरन मास्टर ने कहा कि यहाँ पर जो आदमी रेड ट्रैपर था ये एक चोर भी है। तो वहाँ के उसने बताया कि पुजारी ने बताया कि पादरी ने बताया कि नहीं नहीं, यहाँ से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, वो कुछ भी लेके नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट, जब बल्कि इसके बदले में वो यहाँ पर को एक छोटा सा पैकेज भी छोड़ के गया है मिस विलियमसन के लिए, कौन, एडला के लिए, जो आयरन मास्टर की बेटी है। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज, उस लड़की ने जब पैकेज खोला तो उसने स्मॉल रेड ट्रैप वहाँ चूहेदानी उसमें देखी, और उसमें 10 करोड़ नोट भी थे। देख, जो 10 करोड़ नोट पैडलर लेके भागा था वो वापस से उस चूहेदानी में उसने डाल दिया। ठीक है ना, उस एडला के लिए, क्योंकि एडला ने उसको वहाँ अपने घर में पनाह दी। उसका व्यवहार देखकर वो काफ़ी पिघल गया। अंदर जो स्टोरीज की लॉन्ग है उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। द पैडलर डिड नॉट वॉन्ट देम टू बी ट्रबल्ड एट द क्रिसमस बाय अ थीव, ही थैंक्ड फॉर हर, और उस पैडलर ने उसका शुक्रिया किया उसकी हॉस्पिटलिटी के लिए, जो भी उसने सुख सुविधाएं उसे दी और जो भी उसने दयालुता दिखाई, उसने उसका शुक्रिया किया इस सब में। ही रोड दैट दोज 3 बैंकनोट शुड बी गिवन बैक टू द ओल्ड क्रॉफ्टर, हिज मनी पाउच वॉज हैंगिंग ऑन हिज विंडो फ्रेम। उसने बताया कि इसको वापस कर देना उसको, ओल्ड क्रॉफ्टर को, जहाँ से उसको लेके आया। इट वॉज ऑल्सो रिटर्न दैट द रेड ट्रैप वॉज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। उसने इस पत्र में ये भी लिखा कि जो ये रेड ट्रैप है, जो चूहेदानी है, यह एक चूहे की ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ही वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, वो कैसे ये मोह माया वाले संसार में फंस गया था, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर उसको कैप्टन नहीं मिला होता तो
वह कैसे उस पूरे संसार में, जो ये संसार रैट रैप है, वो इसमें फंस गया था। तो ये 3 चैप्टर आपके हो गए हैं, 4। तो इसका जो क्वेश्चन है मेन कि वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर, कि एडला क्यों 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 एडला क्यों खुश हुई जब पैडलर ने उसके लिए गिफ्ट छोड़ा। तो हम उसमें कह सकते हैं ना कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ थी। एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट फॉर हर बाय द पैडलर, हिज फादर डिडंट हैव गुड ओपिनियन अबाउट हर, क्योंकि उसके पिताजी को लगा था कि ये चोर है, यहाँ भी चोरी वोरी करेगा, लेकिन उसने वहाँ चोरी नहीं की और चर्च से भी कुछ नहीं चुराया। तो और वहाँ पर वो जो उसने पैसे चुराए थे ओल्ड क्रॉफ्टर से, उसने वो भी वापस कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर एडला को काफ़ी प्रसन्नता हुई। वॉट मेड द पैडलर थिंक, पैडलर को कब लगा कि वो इस चूहेदानी में फंस गया है, इस रैट ट्रैप में फंस गया है। पैडलर को लगता था कि द पैडलर रिकॉर्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, जब उसकी बारी आई, ही हैड लेट देमसेल्व्स बी फूल्ड बाय अ बेट, उस चारे से दैट ही हैड बीन कॉट, ही थॉट ऑफ द 30 करोड़, उसने उस 30 करोड़ 30 करोड़ के बारे में सोचा, उसे चुरा लिया। तो वही चुराना, जब उसने 30 करोड़ लिए तो उसके लिए चारा था। तो जब उसने चुराया तो उसके बाद जब वो भागा तब उसे समझ में आ गया कि भाई मैं तो खुद एक रैट ट्रैप में फंस गया हूँ। तो ये आपके चैप्टर्स हो गए हैं। 4 चैप्टर आपके पूरे हो गए हैं। तो उसके बाद वाले चैप्टर्स हम करते हैं अगली वाली वीडियो में। मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।